हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और मैंने यस कुछ सर। एनसीईआरटी का आपको होमवर्क भी दिया था, है ना। अब यस आज इस यस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा और अच्छा भी है। टॉपिक थोड़ा अच्छे से कवर करना है इसको। तो हमने ये देखा था पिछली क्लासेस में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास का, कि एक तो आपने जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन किया था, फॉर एग्जांपल एफ का इंटीग्रेशन अगर आपका कैपिटल एफ है, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट में किया था। डेफिनिट में अगर आपको इसको करना है ए से बी में, तो इंटीग्रेशन वही रहेगा, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट आपको रखनी ए से बी। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और थी, बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, ये हमें एरिया अंडर कर देता है। मतलब अगर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या डिनोट करेगी, जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो ए से बी के बीच में जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है, वो एरिया ये डिनोट करता है। वो एरिया ये वैल्यू जो आएगी वो ये एरिया को डिनोट करेगी। ठीक है, ये कुछ चीजें हमने देखी थी, और मैंने कहा था आपको कि इसके फंडामेंटल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। कि जो जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूले देखे थे, फंडामेंटल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, वो सारी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के सारे फॉर्मूला और सारी मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लेना, फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये चैप्टर है बेसिकली, ये मेजरली प्रॉपर्टी पे बेस्ड चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ज्यादातर इसमें यूज होती है, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और कुछ प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, जैसे प्रॉपर्टी 1 हमने कल देख ली थी कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स का, तो वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ टी डी टी हो, फंक्शन सेम हो, लिमिट्स भी सेम हो, एक्स की जगह टी रख दूंगा तो आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कॉस टी का इंटीग्रेशन करो 0 से पाई बाई 2, या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करो 0 से पाई बाई 2, आंसर दोनों का सेम आएगा। प्रॉपर्टी 2 में हमने ये देखा था कि अगर मान लो कभी कभी मुझे अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ रही है, ए से बी की जगह मुझे चाहिए बी से ए क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं आगे एक माइनस का साइन लगा दूंगा, तो लिमिट्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर इंटरचेंज करनी तो माइनस साइन लगा के आप इंटरचेंज कर सकते हो। और प्रॉपर्टी 3 ये थी कि कभी कभी आपको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है किसी पॉइंट सी जो कि ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो आप अपने फंक्शन को ब्रेक भी कर सकते हो, ए से सी प्लस सी से बी में। ठीक है, और इस पे बेसिस में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में भी हम थोड़ा फंडामेंटल पहले पढ़ेंगे, फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टी पे बेस करेंगे, फिर अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 को डिटेल में देखेंगे। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटी आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन आएगा ही। आज जो हम पढ़ने वाले वहां से एक क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में आता ही है, और बोर्ड्स में भी आएगा। ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आएंगे जो आज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सारे फंडामेंटल कवर करेंगे, बेसिक से लेके मेंस लेवल। तो अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2024 में एक क्वेश्चन आया था, अब डायरेक्ट फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन पे बेसिस था। अब यहाँ पे इनडेफिनिट का रोल कम है, डेफिनिट का रोल ज्यादा है। अब कॉस की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने आपको सिखाया था पावर 4 का यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप चेन रूल तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो पावर 4 को रिड्यूस करना पड़ेगा पावर 1 टाइप में, तभी जाके इसका इंटीग्रेशन होगा। कोई बताएगा क्या तरीका अपनाओ इसको इंटीग्रेट करने का? पहले 2 की पावर 1 करके कोस के स्क्वायर करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस टू थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बताया एकदम आपने। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स वाला। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो इसको आप पावर 4 को लिखोगे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, नीचे 1/2 है तो 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन वाला टॉपिक था, वहां पे पढ़ा था और एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी थे आपके पास। अब इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दोगे एक एक पार्ट को। अरे सॉरी, पूरा ही हट गया। आपको समझ में आ गया था कैसे करना था, है ना? Yes. होल स्क्वायर करोगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देना। क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो डूएबल है। Sir. नेक्स्ट एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था, याद करो। जब मैंने बताया था, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स या वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन जब भी आते थे, या फिर वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ये मैंने एक स्टैंडर्ड वेराइटी आपको कराई थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। जब भी ये वेराइटी आती है तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हो? कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगता है? इसलिए मैंने कहा था देखो शॉर्ट नोट या फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी। क्योंकि इस चैप्टर में नहीं, अगले 3 चैप्टर ऐसे हैं, दोनों चैप्टर भी ऐसे हैं। तो इनडेफिनेट के आपको फॉर्मूला शीट ढंग से बनाओ, याद करके बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया था। साइन एक्स को कॉस एक्स को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? बताओ। साइन एक्स और कॉस एक्स को कैसे रिप्लेस करने का बोला था? मैंने कहा था tan के हाफ एंगल फॉर्मूले से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो साइन एक्स की जगह लिखोगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स की जगह आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आप देख रहे हो जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद में तो सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, लेकिन इनडेफिनेट के बेसिस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साइन एक्स की जगह ये रखोगे, कॉस एक्स की जगह ये रखोगे, फिर जहां पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा उसकी जगह सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और tan x/2 को क्या पुटअप कर दोगे, t। याद आ रहा है? कुछ ऐसा देखा था कि नहीं देखा था? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. एक ये वेराइटी थी, ये मैंने करवाई थी आपको वेराइटी, मुझे याद है। Sir. ये वेराइटी थी, और एक वेराइटी और भी थी जहां पे साइन स्क्वायर का टर्म आता था। यहाँ पे याद करके देखो, किसी को याद हो यहाँ पे क्या तरीका होता था। यहाँ पे पावर 1 है तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पावर 2 है। यहाँ पे बताया था आपको तरीका कि ऐसी वेराइटी अगर आती है तो आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x and tan. cos स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो आपके पास यहाँ नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर सेकेंड स्क्वायर पर जाएगा, देन पुट tan x इक्वल टू t। तो दोनों वेराइटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड वेराइटी। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू अप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। क्लियर है? घर पे ट्राई करना खुद से। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कहने का ये मतलब ये इसलिए अभी लिया है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इनडेफिनेट के फंडामेंटल पे बेस्ड, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ आपको फिर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan के हाफ एंगल फॉर्मूले में आप कन्वर्ट करोगे, tan x/2 को t मानोगे, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x/a की लिमिट रख दोगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना प्रॉपर्ली। अब देखो इंडेफिनेट में जो बेसिकली जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है साइन के साथ आती है। तो यहाँ पे मान लो ये a1 a2 a3 जो है, a1 a2 a3, ये मान लो यहाँ इसका जो एरिया उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं, डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन डिनोट नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। मतलब मान लो a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 2, a4 की वैल्यू 6, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे a से b के बीच में इस फंक्शन का, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा वैल्यू साइन के साथ लेता है। साइन के साथ मतलब अगर x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेगा, x के नीचे तो नेगेटिव टाइम्स लेगा, -a2। ठीक है, x के ऊपर है तो पॉजिटिव प्लस a3, नेगेटिव है तो -a4 n प्लस a5। ये अभी इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाके जब हम एरिया अंडर कर्व का चैप्टर पढ़ेंगे
तो वहां पे हम एरिया का सिर्फ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो वहां पे जब मुझे पूछेगा फाइंड द एरिया अंडर कर्व, तो मैं क्या करूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, है ना। वहां पे तो हम सारे एरिया को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सारे मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड कर देंगे। लेकिन इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, वैल्यू साइन के साथ आती है। वैल्यू क्या आती है, साइन के साथ आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो आंसर 0 आ रहा है। आंसर 0 आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि एरिया 0 है, एरिया कुछ ना कुछ तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आंसर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में जितना एरिया पॉजिटिव पार्ट में उतना एरिया नेगेटिव पार्ट में, तो ओवरऑल जब इंटीग्रेशन होगा तो नलिफाई हो जाएगा, तो इसलिए आंसर 0 है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व में आता तो आप क्या करते, एक पार्ट का एरिया निकाल के उसका डबल कर देते। मतलब 0 से पाई में आप एरिया निकालोगे साइन एक्स का, तो 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व में जब हम करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे, ऊपर का 2 नीचे का 2, तो 4। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू साइन के साथ लेगा, तो 0 से पाई में इसका इंटीग्रेशन 2 आएगा, पाई से 2 पाई में इसका इंटीग्रेशन -2 आएगा। दोनों को जब टोटल करोगे 0 से 2 पाई में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर साइन के साथ आता है, ये आपको समझना है। इसलिए 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अगर cos पाई बाई 4 होता तो क्या -1 आती वैल्यू? कहाँ पे? जैसे cos 2 पाई है, अगर cos पाई होता या cos पाई बाई 4 होता, वो तो आंसर अगर कुछ cos अलग आता ना, माइनस थोड़ी, जो वैल्यू है कि वो आएगा। यहाँ पे तो अपन ने जो वैल्यू रखी वो रखा है ना। अगर मान लो लिमिट अलग होगी तो आंसर अलग आएगा, उसको इससे रिलेट थोड़ी करना है आपको। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है कि जितना पार्ट एरिया पॉजिटिव में था उतना नेगेटिव में था, तो ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 2 होगा, तो आंसर अलग आएगा, सब जगह 0 थोड़ी आएगा। क्लियर है? यहाँ पे 0 क्यों दिख रहा है आपको, दिख रहा है डायग्राम से भी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव में, तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, 0। क्लियर? यस। कंफ्यूज मत हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट अभी तक ध्यान रखो, इनडेफिनेट का कैसे इंटीग्रेशन करना, ठीक है। एरिया अंडर कर्व में इस चीज को डिटेल में बताया जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस कुछ क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी फर्स्ट वाले में, बोलो। थर्ड वाली, थर्ड प्रॉपर्टी कहाँ पे ब्रेक होगा, लिमिट 2 पे। 2 पे। फंक्शन 2 पे ब्रेक हो रहा है तो लिमिट भी कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 पे। 0 से 2, 2 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 5। 2 के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे और फिर क्या रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे लिमिट रखनी है 0 से 2, और यहाँ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x³ 3 प्लस x और लिमिट 2 से 4। यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू रखोगे। सेकेंड वाला पार्ट बताओ कहाँ पे ब्रेक होगा, 5 पे, sir. मॉड 5 पे डिफाइन होगा, तो 2 से 5 और 5 से 8। तो जब वैल्यू 5 से कम होगी, x की वैल्यू जब 5 से कम होगी, तो रख के देख लो 1 2 3 4, तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होता है। जब वैल्यू 5 से ज्यादा होगा, 6 7 8, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, माइनस माइनस प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, यहाँ पे भी x² 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या एक समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस। Yes, sir. एक क्वेश्चन ये भी था, मैंने पिछले क्लास में आपको होमवर्क में दिया था कि ये क्वाड्रेटिक है और पूरे पे मॉड लगाए हैं। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका फैक्टराइजेशन करो। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये जगह 0 से 2, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 3 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 1। अब देखो ये मॉड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इस मॉड कहाँ पे टूटेगा, एक तो -3 पे और एक +1 पे। इसके दो फैक्टर के रूट्स क्या है, -3 और +1 यस। है ना। इसका Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 और +1। अब इसमें इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखोगे तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो सब दो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। -3 से कम
-3 से कम ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और 1 और -3 के बीच में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव है। तो यहाँ पे इस रीजन में ये फंक्शन पॉजिटिव है, इस रीजन में फंक्शन नेगेटिव है, इस रीजन में फंक्शन पॉजिटिव है। अब मुझे कहां से कहां तक चेक करना है? 0 से 2। मुझे कहां से कहां तक चेक करना है? 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में कहां पे ब्रेक होगा? ये 1 पे 0 से 2 के बीच में कहां पे ब्रेक होगा? ये 1 पे। 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है, ये एक्सप्रेशन आप वैल्यू रख के देख लो, आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस टाइम्स ओपन होगा, तो माइनस टाइम्स वो क्वाड्रेटिक। और 1 से 2 के बीच में 1 से ज्यादा में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो हमेशा जब भी स्पेशल फंक्शन आते हैं हम पहले उसको डिफाइन करते हैं। मॉड है तो मॉड को ब्रेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव में, ब्रेक करने के बाद फिर अलग अलग इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। एनीवन समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सर लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दो। लास्ट स्टेप में यहाँ पे हमने मॉड को ब्रेक किया है। पहले हमने देखा, देखो मॉड आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिकॉर्डिंग देख के आना, अदरवाइज तो पूरे चैप्टर में दिक्कत आएगी। x-2 का मॉड है मान लो 0 से 5, अभी पिछले क्वेश्चन जो किया था। अब 2 से x-5 का मॉड है, तो x-5 का मॉड कैसे ब्रेक करते हैं? 5 से ज्यादा हो तो डायरेक्ट ओपन होता है, और 5 से कम हो तो नेगेटिव। ये पता है आपको? यस सर। बस वही काम यहाँ पे किया है। अब ये मॉड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? -3 और 1 पे ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 से छोटी अगर वैल्यू होगी तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, 1 से ज्यादा में वैल्यू पॉजिटिव है। आपको यहाँ पे ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? 0 से 1 में, 0 से 2 के बीच में कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? 1 पे, क्योंकि -3 तो 0 से पहले है तो वहां पे हमको देखना नहीं है। तो 0 से 2 के बीच में कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? 1 पे। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो रख के देख लो, 0 से 1 के बीच में 0.5 रख के देखो, तो 0.5 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मॉड को माइनस टाइम्स ओपन करो। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होता है। 1 से ज्यादा देखोगे तो 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो, 1.5 रखोगे यहाँ पे और 1.5 यहाँ पे रखोगे तो पॉजिटिव ओपन हो, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लोगे? यस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे आया, जिसने डाउट पूछा था वो बताओ, आपको समझ में आया? बलविंदर सिंह, आपको ये समझ में आया कैसे हुआ है? अरे डरो मत, अगर नहीं समझ में आया तो वापस पूछो या फिर जवाब दो हाँ या ना। और किसी को डाउट है? एनीवन एल्स? No, sir. नो सर। ठीक है, डाउट हो पूछ लेना, लेकिन आपको ना पुरानी चीजें रिवाइज करके आनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था मैंने। और मॉड्यूलस फंक्शन में दिक्कत हो तो आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह देखो प्रॉपर्ली, ठीक है? और डाउट पूछना आपका काम है, मैं चाहे कैसा भी बोलूं या फिर कैसे डाउट को अगर मैं थोड़ा डांट भी दूं तो भी आपको सुनना है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो डाउट पूछना आपका काम, ठीक है? लेकिन आपको प्रीवियस रिवीजन करना भी जरूरी है पिछले क्लासेस का, ठीक है? ये हो गया। चलो, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था पिछली क्लास में। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमको इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ता है, इसको ध्यान से सीख लो। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको इक्वेट करो इंटीजर से। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको इंटीजर से इक्वेट करो, और इंटीजर से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू पता करो, और वहीं पे आपका ये फंक्शन ब्रेक होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी किया था, अगर सिंपल x है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है? 1 पे, 2 पे, तो ये 1 और 2 पे ब्रेक हो जाएगा। 1 और 2 पे क्या हो जाएगा? ब्रेक। ये पिछली क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 1। 2 से 3 में वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो ऐसे इंटीग्रेट करना।
ये लास्ट क्लास का सेम क्वेश्चन हमने किया था। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स को हम क्या क्या रखे ताकि ये इंटीजर आएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे 1 बनेगा, एक्स इक्वल टू √2 पे ये 2 बनेगा। तो 1 और √2 पे ब्रेक होगा। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर, ये इंटीजर कहां पे बनेगी, एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू √2 पे। 1 रखोगे तो 1 आएगा, √2 रखोगे तो 2 आएगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट इक्वेट करके देखो। सबसे पहले इक्वेट करो 0 से 1.5 में सबसे पहले क्या आएगा 1। एक्स स्क्वायर को 1 से इक्वेट करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। सेकेंड, अगला इक्वेट करो एक्स स्क्वायर को 2 से, तो एक्स स्क्वायर को 2 से इक्वेट करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा √2। √2 ये सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था पिछले क्लास में, याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी चीज होगी उसको एक एक करके इंटीजर से इक्वेट करो। पहले 1 से इक्वेट कर दिया, फिर 2 से इक्वेट कर दिया, अब आगे 3 से भी इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करके देख लो एक बार। जब 3 से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। अब √3 तो कितना होता है 1.7, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है 1.5 तक, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे कहाँ पे ब्रेक करना है, सिर्फ 1 और √2 पे। क्या कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे भी वो फंक्शन इंटीजर हो रहा है वहां पे आपको अपनी लिमिट को ब्रेक करना है। जहां पे भी वो इंटीजर हो रहा है वहां पे ब्रेक करना है। तो इंटीजर ये 1 और √2 पे हो रहा है, तो सबसे पहले 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर जाओगे √2 से लास्ट 1.5 तक। अब ध्यान से सीखो, 0 से 1, एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी, यहाँ पे एक्स एज इट इज है। अब देखो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको पहले रख देता हूं। एक खासियत होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वैल्यू है ना एक एक करके सीक्वेंस में आती है। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और आगे जाएगा तो फिर 3 आएगा, सीक्वेंस में आता है इसकी वैल्यू। सेम यहाँ पे भी होगा। जब x आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना आएगा, 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 से √2 होगी, जब x की वैल्यू 1 से √2 होगी तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1। तो अगला वाले अपने आप 1 आएगा, 0 1, फिर ये वाला अपने आप क्या आ जाएगा 2। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। जब x की वैल्यू आपकी √2 से 1.5 के बीच में होगी, एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा 2 से 2.25, और 2 से 2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2। तो देखो ये 2 आ रहा है। तो आपके पास बचा क्या, देखो फर्स्ट वाला तो 0 हो गया तो उसमें तो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला क्या बचा, x 1 से √2, ये बचा कितना 2x √2 से 1.5। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट कहां से कहां तक 1 से √2, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x²/2 √2 से 1.5। अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो, अब यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशन आ सकते हैं, उसको एक एक करके इंटीजर से इक्वेट करो जब तक आपकी लिमिट चलती है। एक एक करके इंटीजर से इक्वेट करोगे, फिर वहां पे अपनी लिमिट को ब्रेक कर दोगे और फिर सिंपली इंटीग्रेट करना। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा अभी। एक क्वेश्चन और देखो। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है क्या आ रहा है बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन x + 1। क्लियर है? यस। अब आप बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करूं, लिमिट 0 से 9 है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बताया अभी, बोलो। इंटीजर से इक्वेट करेंगे। हाँ, इसको जो भी अंदर एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज इंटीजर से इक्वेट कर दो। सबसे पहले इंटीजर कौन सा रखें, 0 रखना तो 0 रख के देख लो। 0 रखोगे तो वैल्यू x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 रखने पे 0 आएगा। 0 के बाद क्या आएगा 1, 0 के बाद क्या आएगा 1। अब यहाँ से x पता कर लेते हैं। यहाँ से क्या पता करेंगे x, ताकि मुझे कहाँ पे ब्रेक करना है वो पता चल जाएगा। तो कैसे पता करेंगे x, कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, हाँ है ना। यस सर।
x की वैल्यू कितनी आ रही 1/9, तो ये पहला कहाँ पे ब्रेक होगा 1/9 पे। अब बताओ अब इसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले कहाँ पे ब्रेक होगा 1/9 पे, अगला बताओ क्या करेंगे। अगला इंटीजर कौन सा 1 के बाद 2 है। यस सर। अब वापिस से देखो स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, फोर बाई सिक्स दैट इज 2/3। क्लियर हो गया। यस सर। यस अगली सर। लिमिट ब्रेक होगी 2/3 पे, कहां तक जाना है 9 तक, तो और आगे चेक करना पड़ेगा। अब बताओ अगला कैसे इक्वेट करेंगे 3 के साथ। 3 के साथ। जब तक 9 तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक इक्वेट करते जाओगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब यहां से भी x पता कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना रहा 9, 9 तक ही जाना था, अब आगे जाने की जरूरत है क्या। नो सर। नहीं। तो आपकी लिमिट कहां पे ब्रेक होगी 1/9 पे और 2/3 पे। 9 तक तो जाना ही था, तो देखो ध्यान से, तो 9 वो पहले से ऐसा कैसा था, सबसे पहले 0 से 1/9, फिर 1/9 से कहां तक 2/3, और फिर लास्ट 2/3 से कहां तक 9। क्लियर है। यस अभी मैंने सिखाया था लिमिट एक एक करके आएगी 0 से 1/9 में x की वैल्यू जब 0 से 1/9 होगी तो ये वैल्यू 0 से 1 की भी, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0, फिर अगला कितना आएगा 1, फिर अगला कितना आएगा 2, डायरेक्ट लिख सकते हो। सब सीक्वेंस में आएंगे हमेशा, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा। अब बस इंटीग्रेट करोगे फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो जेई मेंस 2024 में लास्ट, अब इसमें क्वेश्चन वो बदल सकते हैं, अंदर एक्सप्रेशन बदलेंगे, तरीका तो यही रहेगा। आपको क्या करना है एक एक करके इंटीजर से इक्वेट करना है और x पता करना है और x की लिमिट पुट अप करनी है। इज इट क्लियर एवरीवन। यस सर। इंटीजर पॉजिटिव ही लेना, नहीं ये डिपेंड करेगा कि लिमिट क्या है। यहाँ पे मेरी लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। अगर लिमिट मेरी -2 या -3 से स्टार्ट होती तो फिर उसमें अपन नेगेटिव भी इंक्लूड कर। यहाँ पे हमने इंटीजर 1 से क्यों स्टार्ट किया, लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही थी इसलिए फिर मैंने 1 से स्टार्ट किया। आप 0 से इक्वेट करके देखो तो 0 आ रहा है, फिर अगला इंटीजर 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2 3 ऐसे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन करोगे एक एक करके 0 का 1 का और 2 का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 155। ये तरीके ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ये लास्ट क्लास का भी रिकैप ही चल रहा है। ठीक है, आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो चीजें अच्छी होगी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डबल घर पे रिपीट करा करो। अब एक और क्वेश्चन 2024 में बहुत अच्छा आया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। मैंने बताया भी क्लास। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। √1 - sin 2x आ रहा है। अभी आपके थोड़ी देर टाइम पहले जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के डिस्कशन में मैंने बताया था 1 - sin 2x को लिखने का एक तरीका था, याद है किसी को। 1 - sin 2x को आप क्या लिख सकते हो sin x - cos x का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था बहुत काम आता है, देखो कितनी बार काम आ रहा है, यहाँ पे भी यूज हो गया। इसको लिख लो बार बार, ये मैंने कहा था इंडेक्स में लिख लेना कुछ कुछ आइडेंटिटीज जो बार बार काम आती है। तो 1 - sin 2x को आप क्या लिख सकते हो sin x - cos x का होल स्क्वायर। वेरी गुड, सबको याद है। यस यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं रख दूंगा π/6 से π/3 अंडर रूट के अंदर sin x - cos x का होल स्क्वायर और ये रूट। अब बताओ अगले स्टेप में इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी sin x - cos x का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट की। sin x - cos x। sin x - cos x आएगा। mod of sin x - cos x। हाँ, अब देखो ये जब हम कितनी बार फंक्शंस वगैरह पढ़ते तो मैंने कहा था ये गलती अगर करोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा। √(x² को क्या लिखते हो mod x। ये ध्यान रखना है, बहुत बार आया है कि नहीं आया है बोलो। यस सर। मैंने कितनी Yes, बार कहा है sir. कि मॉड अगर नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। √(x² हमेशा mod x आता है क्योंकि स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगाना बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आप बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड्स का क्वेश्चन करोगे तो भी मॉड लगाना है।
फंडामेंटल ऑफ द मैथ है, ठीक है। हर जगह अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे मॉड, क्योंकि मुझे पता नहीं क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगी, इसलिए मॉड लगा देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब मॉड्यूलस फंक्शन आ गया है। अब मॉड्यूलस फंक्शन के लिए आपको अब अभी सिखाया था मैंने, आपको चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। तो कैसे पता करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव? मेरी लिमिट क्या है, π/6 से π/3, 30 से 60 डिग्री। तो 30 से 60 में साइन माइनस कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये कैसे पता करें? अगर साइन बड़ा होगा और कॉस छोटा होगा, अगर साइन की वैल्यू बड़ी है कॉस की वैल्यू छोटी तो पॉजिटिव होगी, साइन अगर स्मॉलर है कॉस बड़ा है तो नेगेटिव आएगी। तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, ग्राफिकली देख लेते हैं, दोनों का ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ बना रहा हूं साइन एक्स का। मुझे क्या क्या चेक करना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपका, ऐसा होता है ना? थोड़ा सा इसको मैं एनलार्ज बना देता हूँ, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से π/2, और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा, मैं येलो कलर से कॉस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये कॉस एक्स का ग्राफ, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 5/4 π/4। और आपकी लिमिट कहां से कहां तक है, π/6 से π/3, 30 डिग्री से 60 डिग्री। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, 30 से 45 के बीच में बताओ कॉस बड़ा है कि साइन बड़ा है? येलो वाला ग्राफ कॉस का है, रेड वाला ग्राफ साइन का। सॉरी, येलो कॉस बड़ा है कि साइन बड़ा है? 30 से 45 के बीच में कॉस की वैल्यू ज्यादा है। आपको पता है 30 डिग्री पे कॉस कितना होता है, √3/2, और साइन कितना होता है 1/2। तो √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, तो 30 डिग्री पे वैसे भी कॉस ज्यादा है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख पा रहे हो 30 से 45 के बीच में कॉस इज ग्रेटर देन साइन। तो अगर कॉस ज्यादा है साइन कम है तो ये अमाउंट नेगेटिव ओपन होगा, है ना? अगर कॉस की वैल्यू ज्यादा है साइन की वैल्यू कम है, साइन की वैल्यू देखो 1/2 है, मान लो 30 डिग्री पे ये 1/2, ये √3/2, तो ये मोड क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा। ये मोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। सबसे पहले मुझे π/4 पे ब्रेक करना था। π/6 से π/4 में क्या देखा हमने कि π/6 से π/4, π/6 से π/4 में cos x इज ग्रेटर देन sin x। तो sin x माइनस cos x क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस टाइम्स होगा। और π/4 से π/3 में रेड वाला ग्राफ ऊपर, मतलब sin इज ग्रेटर देन cos, तो ये अमाउंट पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। साइन अगर ग्रेटर देन कॉस है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा एज इट इज। अब सिंपली आप इंटीग्रेट करोगे एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दो चीजें सीखने लायक थी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 1 - sin 2x होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर मॉड बन के बाहर बनाया, फिर मॉड बन के बाहर आया, फिर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी का हमने देखा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो π/4 के पहले ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव था इसलिए माइनस टाइम्स ओपन किया, π/4 के बाद ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव था इसलिए प्लस टाइम्स ओपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको वापस घर पे रिट्राई करना। सो कैलकुलेशन कर लेना, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। और आपको एक्चुअली निकालना क्या था, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा बीटा गामा निकालने के बाद आपको 3α + 4β - गामा की वैल्यू निकालनी। माइंड क्या करना है, 3α + 4β - गामा। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था 2024 में। देखो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए, ये जो भी सिखाया मैंने उसके बेसिस पे ये इनको ट्राई कर लेना। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, मैच करना। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 जो भी बोलना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल दो। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4।
इस प्रॉपर्टी को एक नाम से और कहीं कहीं बुक्स में दिया रहता है, किंग रूल नाम से भी कहीं कहीं आपको इसको दिखेगा। अगर आप कहीं यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, कोई कोई लोग इसको किंग रूल भी बोल देते हैं। हम प्रॉपर्टी 4 बोल के ही चलेंगे। ये प्रॉपर्टी 4 ही आपकी ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होगी। अभी प्रॉपर्टी 4 का मतलब क्या है, पहले उसको अच्छे से समझिए। प्रॉपर्टी 4 ये बोलती है कि मान लो कोई इंटीग्रेशन आई ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स से अगर मैं x को रिप्लेस करूं पूरी इक्वेशन में, यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर x की जगह अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स रखूं, मतलब a से b लिमिट वही रखी, बस x की जगह क्या रिप्लेस किया, a प्लस बी माइनस एक्स। अभी भी जो आंसर आएगा, जो आंसर पहले आ रहा था और जो आंसर अब आएगा, दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब आप इंटीग्रेशन करो एफ एक्स का ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आती है, और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आती है, वो दोनों क्या आती है, सेम आती है। सेम यहाँ पे भी ये किया गया है, बस ए की जगह 0 रख दिया है, बी की जगह ए रख दिया है। तो यहाँ पे भी अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स की जगह ए माइनस एक्स रखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद ये मैं इसको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद जो वापस आएगा मैं उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा, और फिर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व करता है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी 4 का मतलब क्या है कि x को अगर मैं रिप्लेस करूं a प्लस बी माइनस एक्स से, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो का वही रहता है। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन हमको दिया रहेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी इसको इक्वेशन नंबर 2, फिर जनरली दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 क्या है, वापस ही बता रहा हूं। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। इसको मैं आरएचएस को एलएचएस के बराबर प्रूव कर सकता हूँ। मान लो आरएचएस में क्या है आपके पास, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसको टी मान रहा हूँ। लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। आपकी लिमिट्स देखो क्या हो जाएगी, लिमिट्स भी टी की रखनी पड़ेगी। पहले लिमिट कहां से कहां तक थी, ए से बी। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी, ए से बी। अब टी की लिमिट निकाल लेते हैं। तो एक्स को जब ए रखोगे तो यहाँ पे ए रखो, एक्स को ए रखोगे तो ए कट जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी, बी। एक्स को जब बी रखोगे तो बी भी कट जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी, ए। तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा टी के टर्म्स में। और dx कितना आएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो dx की जगह क्या लिख देंगे, माइनस dt। तो पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। लिमिट तो वो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, b से a। एफ ऑफ इसको क्या माना था मैंने, t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस से लिमिट्स को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो b से a वाली लिमिट a से b में कन्वर्ट हो जाएगी, एफ ऑफ टी dt। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्या बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताती है कि वेरिएबल को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एफ ऑफ टी dt या एफ ऑफ एक्स डी एक्स दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। ये आपका एलएचएस था। मुझे समझ में आ गया। Yes, sir. मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, प्रूफ तो ठीक है, सब एक एडिशनल पार्ट बता दिया मैंने। प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे फिर दोनों को ऐड करोगे। अब इस पे क्वेश्चन करो, इससे फायदा क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को बोला आई मान लो, खैर ये बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को पता है आपको 1 + cos 2x / 2 करके भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी 4 से भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 0 से π/2। एक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा प्रॉपर्टी 4 में,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, है ना? तो 0 Yes, प्लस पाई sir. बाई टू माइनस एक्स की जगह क्या लिख दोगे? पाई बाई टू माइनस एक्स। तो जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या लिख देंगे? पाई बाई टू माइनस एक्स। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ये लिख दोगे। तो ओरिजिनल आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। ओरिजिनल को क्या मानोगे? इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0 से पाई बाई टू। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है ना? तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो क्या फायदा होगा। दोनों को ऐड करने पे देखो आरएचएस में क्या आई और आई, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। लिमिट 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई लिमिट कॉमन आ जाएगी 0 से पाई बाई टू, और क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1. 1. 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। अब कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आई कितना आ जाएगा? पाई बाई। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है? 1/1 प्लस रूट 10x है, और लिमिट कहां से कहां तक है? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है। पहले इसको मैं साइन कॉस में बदल रहा हूं, तो साइन कॉस में बदलोगे तो साइन कॉस में बदलोगे तो ये आएगा, ठीक है? पाई बाई 6 से पाई बाई 3, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में आएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले मैंने थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मैंने बोल दिया आई। अब ये मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर रहा हूं, तो बताओ प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स से, है ना? Yes, sir. ए प्लस बी माइनस एक्स से। एक्स को कैसे रिप्लेस कर देंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स से। पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस कर दो, इसको वापस आई लिखेंगे, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई टू माइनस एक्स। अच्छा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा आपको पता ही क्या होता है? बताओ, कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, और साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, है ना? Yes, sir. Yes, ये sir. साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या कहा था पहले? ये इक्वेशन 1 बोली, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी, सिंप्लीफाई किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोली। अब ध्यान से देखो, 1 और 2 को ऐड करने पे क्या होगा? 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा एक्सप्रेशन? बेस दोनों का सेम है, बेस Yes, दोनों sir. का क्या सेम है? तो बेस तो सेम, एलसीएम सेम आ जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा? रूट कॉस प्लस रूट साइन, और नीचे भी रूट कॉस प्लस रूट साइन। तो ऐड करने पे ऊपर नीचे सेम ही चीज बन रही है। देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का बेस तो सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा? रूट कॉस प्लस रूट साइन। तो जनरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि ऐड करने पे सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, और ये कट पीट के कितना आ जाएगा? 1, और लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, है ना? Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, आई 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो 1/2 इंटू पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो ये एप्लीकेशन सिखा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने का तरीका। दोनों एग्जांपल में क्या किया? प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी, x की जगह रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से।
प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने पे जनरली क्या देखा गया, ऊपर नीचे एक्सप्रेशन सेम आया, कट पिट के सॉल्व हो गया। तो एक वेराइटी ये आती है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंपली आपका x माइनस 22 का होल स्क्वायर है। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे वापस से ऐड होके 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना, जो एक्सप्रेशन नीचे ऊपर क्रिएट हो जाएगा, ऐड करोगे 1 आ जाएगा। 1 का फिर इंटीग्रेशन कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये भी सेम है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना पहले से। जब भी आपके पास ऐसे 10 दिखे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, साइन ये बनेगा साइन 2x की पावर 1/3, एलसीएम लेने पास cos 2x की पावर 1/3 और एलसीएम वाला पार्ट cos 2x ऊपर चला जाएगा। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी 4 क्या बताएगी कि x की जगह रिप्लेस करेंगे वापस a प्लस बी माइनस एक्स से, a प्लस बी माइनस एक्स, ये आएगा 6π/24, दैट इज 6π/24 मतलब π/4 माइनस एक्स। आपको x को रिप्लेस करना कहीं से, π/4 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे π/4 माइनस एक्स से तो 2x कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2x। तो cos Yes, कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये भी cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में। ऐड करोगे वापस 1 आ जाएगा। ऐड करने पे वापस क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. तो देखो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने पे यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर साइन नीचे क्रिएट होगा, नीचे साइन प्लस कॉस। ऐड करोगे साइन प्लस कॉस अपन साइन प्लस कॉस, वापस 1 बनेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर। सेम क्वेश्चन है, बस पावर 1/3 और कुछ भी अंतर नहीं। यहाँ पे भी सेम बनेगा, ऐड करोगे 1 बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या बना, ऐड करने पे 1 बनेगा। तो एक वेराइटी आपकी ये आती है, ये आपको ट्राई करना है खुद से घर पे। अब इस वेराइटी 2 में क्या आता है, कभी कभी यहाँ पे आपको x दे देंगे। अब देखो सारा फंक्शन साइन में, साइन और कॉस में है, सारी चीजें साइन और कॉस में, बस यहाँ पे एक x अनवांटेड वे x आ गया। अगर ये x नहीं होता, अगर सिंपल क्वेश्चन इतना होता sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है कैसे करना है। cos x को t मानता, sin x dx dt में चला जाता है ना। इसका इंटीग्रेशन आसान होता मेरे लिए, बोलो। Yes. लेकिन प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ये x दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक x भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये x नहीं होता तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। अगर ये x नहीं होता तो सिंपली cos x को t मानता, sin x dx dt में चल जाता, 1/1 प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। अब इस x को हटाने के लिए प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे, वापिस से देखो, इसको i मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी 4 अगर अप्लाई करेंगे तो बताओ x का से रिप्लेस होगा, x का से रिप्लेस होगा pi minus x. Minus Pi minus x. पाई माइनस एक्स, रिप्लेस कर दो। जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या लिख दोगे, पाई माइनस एक्स। जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू रख दो। पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ही बनेगा। ये तो पता है ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करिए और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे x sin x, यहाँ पे क्या पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो यहीं पे मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ। 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ऐड कर दो 1 और 2 को, लिमिट तो 0 से पाई रहेगी, इधर बनेगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना। यहाँ पे क्या है आपके पास x sin x, और वहां से क्या आएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स, दैट इज पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो देखो ध्यान से, ये x sin x कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने के बाद क्या ये x sin x कैंसिल हो रहा है ना। और पाई तो कांस्टेंट है, फिर ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा, 2i इक्वल टू 0 से पाई
ये पाई साइन एक्स बचेगा तो पाई बाहर आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो जो मेरा टारगेट था एक्स को हटाने का, वो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद एक्स अपने आप हट गया। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस एक्स क्रिएट होगा, माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स इसके साथ जब ऐड होगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई साइन एक्स बचेगा, पाई बाहर आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो कॉस एक्स को टी मान के। तो ये सेकेंड वेराइटी आती है कि जब भी आपको ऐसे अनवांटेड वेरिएबल दिखे एक्स टाइप के, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है। किसी को डाउट हो कोई स्टेप में तो प्लीज वापिस पूछ लो। अब जब देखो ऐड करोगे, ऐड करने पे पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, फिर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स को टी मानोगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी में आ जाएगा। ये 2i आई 2 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2i में 2 उधर जाके डिवाइड होगा, पाई बाई 2 होगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी, लिमिट 1 से -1, लिमिट भी चेंज हो जाएगी टी की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड वेरायटी ध्यान रखना, जब भी ऐसे अनवांटेड वेरिएबल दिखे प्रॉपर्टी 4 कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होगी, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, अब ये वाला आप ट्राई करो, काफी देर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत एनर्जी भी निकल गई। अब ये आप ट्राई करो प्रॉपर्ली, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो, ऐड करो और देखो क्या आंसर आ रहा है।
यहाँ तक करा, क्रॉस चेक करो एक बार। Yes, sir. अच्छा बताओ, Yes, अब sir. ये एक्सप्रेशन जब भी आता है 1/a+b sin x, क्या तरीका होता है? आज ही बताया था। बोलो, अभी स्टार्टिंग में तो बताया ऐसा क्वेश्चन आया था, a+b sin x आता है तो क्या तरीका होता है? सर इसे tan की फॉर्म में लिखेंगे। tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अभी तो पता है, इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो? देखो ध्यान से, आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये रहा, आज ही कुछ क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, a+b sin x a+b cos x आता है तो tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। sin x की जगह ये, cos x की जगह ये, तो ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा इसे, शॉर्ट नोट बना के रूम में चिपकाओ। तो 1/a+1 sin x है, तो sin x में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा tan का, तो यहीं पे अप्लाई कर लेना। ठीक है, tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, करके दिखा देता हूँ। सर इसमें फोर्थ स्टेप नहीं समझ आएगा। फोर्थ स्टेप ये वाली, यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की जगह रिप्लेस किया है, प्रॉपर्टी 4 मतलब x की जगह रिप्लेस किया a+b - x, तो x - पाई, तो जहां जहां पे भी x था, जहां जहां पे भी x था उसकी जगह रिप्लेस कर दिया पाई - x। सर फिर तो नीचे 1 + sin x की जगह भी पाई + -x आएगा क्या? नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ पाई - थीटा, sin साइन x। साइन थीटा होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई है तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई - x की जगह क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ऐड करेंगे ये x, ये वाला प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद, ऐड करने पे प्लस x - x कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा π/2, π/4 से 3π/4, 1/1 + sin x। अब मैंने क्या सिखाया, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, 1 + tan², 1 + tan² डिनोमिनेटर का एलसीएम न्यूमरेटर में चला जाए, जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर चल जाता है, यहाँ पे एलसीएम 1 के साथ आ जाएगा। आपको पता ही है, 1 + tan² को sec² लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है sec² x/2, डिनोमिनेटर में सब कुछ 10 के टर्म्स में। अब 10x/2 को क्या पुटअप कर देंगे, t, तो न्यूमरेटर वाला dt में चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 10x/2 को t पुटअप करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो sec² x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt, sec² x/2 dx की जगह क्या आ जाएगा, 2dt, नीचे क्या बचेगा, t² + 2t + 1, लिमिट्स भी चेंज होगी x और t की। आप चाहो तो इंटीग्रेट करके फिर लिमिट, इंटीग्रेट करने के बाद x के टर्म्स में वापस निकाल लो, फिर लिमिट पुटअप कर दो तो भी चलेगा, या फिर अगर अभी भी लिमिट रखना तो अभी भी रख सकते हो। पहले x था π/4 से 3π/4, यहाँ रखना पड़ेगा आपको, x को जब π/4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये π/4 / 2 π/8, 10π/8 आएगा, है ना, यस सर। और यहाँ पे π/4 रखोगे तो 10 3π/8 आएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन, मतलब आपको डिफिकल्टी हो कि π/8 वैल्यू निकालने में, तो आप क्या करो, पहले इंटीग्रेट कर दो, x के टर्म्स में पूरा इंटीग्रेशन निकाल लो और फिर लिमिट x की ही रख देना। पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करके पता कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखो, इसको मैं अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, नीचे देखो परफेक्ट स्क्वायर है, कर ध्यान से देखोगे, t+1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यस सर। 2 बार आ जाएगा, 1/t² + 2t + 1 था,
तो ये हो जाएगा t+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, t+1 की पावर -2। अब लीनियर फैक्टर है, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट करते हो वैसे इंटीग्रेट कर दोगे, x की पावर n टाइप का, तो t+1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 प्लस, तो ये हो जाएगा -2 की पावर -1, पावर -1 मतलब t+1। तो इंटीग्रेशन कितना है, -2 अपॉन t+1। अब t कौन था, 10x/2, बेसिकली क्या है, -2 अपॉन 1 + 10x/2। क्लियर है, t की जगह 10x/2 रख देंगे, Yes. हाँ है ना। इसका इंटीग्रेशन Yes, आपका sir. कितना Yes, है, sir. इंटीग्रेट करा मैंने और फाइनली वापस t की जगह x/2 रख दिया, t की जगह क्या रख दिया, 10x/2। तो इंटीग्रेशन कितना है, -2 अपॉन 1 + 10। तो π/2 पहले से था, इंटीग्रेशन कितना है, -2 इंटू 1 अपॉन 1 + 10x/2। फिर आपको वापस वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, फिर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो π/8। अब 10 π/8 या तो वैल्यू याद रख लो, और वैल्यू याद नहीं हो फिर 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके 10 π/8 निकालना पड़ेगा। क्लियर है, 22.5 डिग्री, √2 - 1 होता है Yes. है ना। Yes. 10 π/8 की वैल्यू √2 - 1 होती है, वो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये देखो ऐसा आएगा, फाइनली आंसर आपका आएगा 2π√2 - 1। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. sir. एक तरीका और था, 1/1 + sin x था, तो यहाँ पे आप 1 - sin x से मल्टीप्लाई 1 - sin x से डिवाइड भी कर सकते थे, तो डिनोमिनेटर में आपका 1 - sin स्क्वायर क्रिएट होता। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट होता, 1 - sin स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर को आप क्या लिख सकते थे, cos स्क्वायर। उससे आपका हाफ एंगल फॉर्मूला क्रिएट नहीं होगा। एक और आसान तरीका क्या था इसको करने का, देखो अगर आपको हाफ एंगल, या तो स्टैंडर्ड तरीका अपना लो हाफ एंगल फॉर्मूला, या फिर, लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब 1 - sin x होगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 या 3 होता तब मैं तरीका अपना नहीं पता, तब मुझे हाफ एंगल ही लगाना पड़ता। अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता तब मैं ये वाला तरीका नहीं अपना सकता था। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए यही तरीका अपना पा रहा है, इसलिए मैंने तरीका बताया नहीं, आपको जनरल तरीका बताया। ये तरीका अपना होगा तो डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट हो जाएगा, cos स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा, 1 - sin x। अब इसको अलग अलग कर लेना, तो 1/cos स्क्वायर क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर, और sin/cos स्क्वायर क्या बनेगा, सेकेंड इंटू 10। और दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, एक का इंटीग्रेशन 10x होता है, एक का इंटीग्रेशन सेकेंड x होता है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो। आ रहा है समझ में। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, दो sir. तरीके हैं, या तो हाफ एंगल में बदलो या फिर 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, देखो ये वेराइटी 2 थी, सेम 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, चलो एक बार आप लोग ट्राई करो वापस से, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो, ऐड करो। इस बार सब लोग फाइनल आंसर खुद से निकालना लास्ट तक। ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड तरीका आपको बता रखा है, इसको आई मानो, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो, ऐड करो, और देखो क्या तरीका आ रहा है। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
हो गया बच्चों? क्या आ रहा है एक्सप्रेशन ऐड करने के बाद? मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक करना। 2y इक्वल टू लिमिट यही रहेगी और आप रिप्लेस करोगे पाई बाई 4 माइनस एक्स से, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, है ना? नीचे में कोई चेंज नहीं आएगा आई थिंक। और ऊपर रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स से, ऐड करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा। सही है क्या? यस सर। देख लो कहीं गलती हो तो बता दो, हो सकता है गलती मिस्टेक। देखो ध्यान से, ये आ रहा है? बोलो हाँ या ना, जवाब दो, किया कि नहीं Yes. किया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो Yes, पावर sir. 4 आ रही है, तो पहले पावर 4 को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वाला सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पावर 4 है इसको देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरा ए हो गया साइन स्क्वायर, बी हो गया कॉस स्क्वायर। ए क्या हो गया? साइन स्क्वायर, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, ताकि ये जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या बनेगा? 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये बन जाएगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख देंगे? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन 4x, तो हो जाएगा साइन 4x का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल सिंप्लीफिकेशन के बाद। 1 माइनस प्लस साइन का नहीं स्क्वायर आएगा? प्लस आएगा, हाँ सॉरी कहाँ पे प्लस? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किया ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab ना, माइनस ही तो आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं है। कहाँ प्लस आया है? आ अरे गया सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ना। ओके सर। ये हो जाएगा पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4। इस एक्सप्रेशन को आपने क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x/। अब ये वही वाला फॉर्मेट हो गया, ए प्लस बी साइन स्क्वायर वाला, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से क्या करोगे? डिवाइड, वो वाला फॉर्मेट। तो क्या करोगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर 4x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर 4x से डिवाइड करोगे ताकि 10 क्रिएट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10, ऊपर सेकेंड स्क्वायर, फिर 10x को टी पुट अप कर देना, देन पुट, ये डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करना, फिर 10 4x को टी पुट अप कर देना। देखो हर जगह इंडेफिनिट का फंडामेंटल तो यूज होगा ही, इसलिए मैंने आपको जब चैप्टर चालू हुआ था 3 बार 4 बार हर लेक्चर में कहा था इस चैप्टर का एक भी लेक्चर मिस मत करना, और इसको भी छुट्टियों में रिवाइज भी कर लेना। आपके पास एक हफ्ते का ब्रेक भी था इंडेफिनिट कंप्लीट होने के बाद। आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है, अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर इस चैप्टर में क्या अगले दोनों चैप्टर में भी दिक्कत आएगी। अब संडे आ रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसने नहीं किया है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ढंग से करो। एक पीवाईक्यू की वर्कशीट दी थी वो करो, सॉल्यूशन के साथ है। वो पीवाईक्यू वाली वर्कशीट आपके स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे भी अपडेट कर दी है, सारे पुराने नोट्स भी अपडेट कर दिए गए, तो आपको सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड है। कल संडे है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ढंग से रिवाइज कर लेना। और आज के लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क भी इसमें अटैच किया है,
वो कंपलसरी होमवर्क करना पड़ेगा, तो ये आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे, इस लेक्चर को आगे पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो जो भी होमवर्क मैंने इस नोट्स में अटैच किया है, ये होमवर्क कंपलसरी कर लेना, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी। आपके पास 2 दिन का समय है, अगर आप करोगे तो ही आपका फायदा होगा, तो ही आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे और जेई के क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू।